हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिस्ट्री विद लक्ष्मण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ और ये पुराने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन को पढ़ना, उसका आंसर तो हमने देखना ही है। दूसरी चीज़, हमें उस क्वेश्चन का जो डीप फैक्ट, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में और क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, उनको हमने अध्ययन करना है डीपली से। तो चलो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्र ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? आरोह की मतलब तिल्लियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्र ध्वज में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला पॉइंट, भारत का राष्ट्र ध्वज का प्रारूप कहाँ से लिया गया? तो ये प्रारूप जो इसका लिया गया वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ के बने चक्र से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब अपनाया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इम्पोर्टेंट है, नोट करते रहना जो जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो कभी कभी यहाँ पे चौड़ाई लंबाई का भी पूछ देता है, इसलिए ध्यान रखना, लंबाई ज़्यादा है 3 और चौड़ाई कम है 2। ठीक है, तो इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है कि भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत पाकिस्तान की सीमा पे अटारी बॉर्डर पर देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराया गया है 350 फुट का। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, और राष्ट्रीय ध्वज जो है सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा हमारा कहाँ पे फहराया गया है। तो ये सारे फैक्ट इसके हैं। ऐसे ही हम और क्वेश्चनों के फैक्ट भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। इसका बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आती है? भूस्खलन आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिस्मोमीटर मापता है, सिस्मोमीटर मापता है, तो सिस्मोमीटर मापता है भूकंप का। तो सिस्मोमीटर एक मापक है। ठीक है, सिस्मोमीटर मापक है। तो एक चीज़ याद रखना, पहले सबसे पहले भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। और भूकंप जो मापक होता है उसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। ठीक है, सिस्मोग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके 3 स्केल होते हैं, एक रॉकी फेरल स्केल, और दूसरा होता है मर्केली स्केल, और तीसरा होता है रिक्टर स्केल। सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रचलित में होता है कौन सा होता है? रिक्टर स्केल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है भूकंप की तीव्रता कौन सा स्केल मापता है? तो रिक्टर स्केल मापता है। वैसे ये तीनों है जो भूकंप की तीव्रता मापने के काम आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिक्टर स्केल का होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, रिक्टर स्केल की खोज किसने की थी? चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में, चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में। ठीक है, रिक्टर स्केल में पाठ्यांक कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से 9 तक। कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से 9 तक होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है रिक्टर स्केल का पाठ्यांक कितना होता है। ठीक है, तो याद रखना है हमें, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, और सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापक है, और इसके 3 स्केल है, रॉकी फेरल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? तो ये संस्कृत को है। ठीक है, और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 2010 में। ठीक है, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 2010 में। तो फर्स्ट जो लैंग्वेज है हमारी वो क्या है? हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म, तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक यहाँ पे मुस्लिम है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम है। उसके बाद क्रिश्चियन, उसके बाद सिख, उसके बाद बौद्ध, और उसके बाद पारसी, और उसके बाद जैन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन, तीसरे नंबर पे सिख, चौथे नंबर पर पारसी, और पांचवें नंबर पे है जैन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है, इसलिए इसको सीक्वेंस में याद रखना है हमें। सबसे ज़्यादा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? कौन व्यक्ति है जिन्हें गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है? तो गुमानी कवि के नाम से जाना जाता है लोक रत्न पंत को। किसको जाना जाता है? लोक रत्न पंत को। लोक रत्न पंत को लोकनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना है, लोकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं गुमानी कवि कौन थे। तो गुमानी कवि को लोक रत्न या लोक पंत के नाम से जाना जाता है। गुमानी कवि का जन्म 1790 को उधम सिंह नगर काशीपुर में हुआ। 1790 को उधम सिंह नगर काशीपुर में हुआ। और गुमानी कवि जो है संस्कृत भाषा के कवि थे। ठीक है, गुमानी कवि जो है किस भाषा के कवि थे? ये संस्कृत भाषा के कवि थे। लेकिन इसके साथ साथ इनकी कुछ रचनाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली में भी थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के कौन से कवि है जिनकी जो रचनाएं नेपाली में भी थी? तो गुमानी कवि। ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना है, लोकरत्न पंत को। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, यानी कि लोकसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। 5 सीटें कौन कौन सी है? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। तो लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जैसे आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 22 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, 22 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में हुआ बाल गंगाधर तिलक का जन्म। ठीक है, लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किसके नाम से? लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, और लोक रत्न के नाम से जाने जाते हैं गुमानी कवि। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, इंग्लिश में था मराठा दर्पण और मराठी में केसरी नामक इन्होंने एक क्या है, समाचार पत्र का प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? गढ़वाली में। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आया था कि जगवाल फिल्म के निर्माता कौन थे। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन थे? तो वो थे पारेश्वर गौड़। ठीक है, कौन थे? पारेश्वर गौड़। जगवाल फिल्म उत्तराखंड की पहली फिल्म थी, 1983 में बनी थी। ठीक है, इसके निर्माता पारेश्वर गौड़ थे और इसके नायक भी पारेश्वर गौड़ और रमेश मंडोलिया। ठीक है, पारेश्वर गौड़ और रमेश मंडोलिया इसके नायक थे, और नायिका कुसुम बिष्ट थी। नायिका कौन थी? कुसुम बिष्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ जो है भोटिया जनजाति की उपजाति है, जाड़ जनजाति। और एक और जनजाति है सौका, वो भी भोटिया की ही उपजाति है। सौका और जाड़ भोटिया की उपजाति है, उप जनजाति है। ठीक है, तो जो जाड़ जनजाति है वो उत्तरकाशी जिले के उत्तर भागीरथी घाटी में रहते हैं। ठीक है, जाड़ जनजाति उत्तरकाशी जिले के उत्तर भागीरथी घाटी में रहते हैं। जादुंग इनका मूल गांव है। ठीक है, उत्तरकाशी में जादुंग इनका मूल गांव है।
इस गांव के पास में एक ताल है जनक ताल। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि जनक ताल कहाँ पे है, ठीक है, जनक ताल। तो जनक ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। जादूंग गांव इनका मूल गांव है और इसके पास में जनक ताल है, ठीक है। ये अपने को जनक का वंशज मानते हैं। ये अपने को है जाट जनजाति, अपने को क्या है, जनक का वंशज मानते हैं। जाट जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है। किस धर्म को मानते हैं ये, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इनमें जो ब्राह्मण का काम करता है उसे लांबा कहते हैं, ठीक है। जो ब्राह्मण का काम करता है इनमें, उनको क्या कहते हैं, लांबा कहते हैं, ठीक है। इनकी जो बोलचाल की भाषा है जाड़ों की, जाट जनजाति की जो बोलचाल की भाषा है वह है रोम्बा, रोम्बा इनकी बोलचाल की भाषा है रोम्बा, ठीक है। लहसर और सुरगेन, लहसर और सुरगेन, ठीक है। लहसर और सुरगेन इनके प्रमुख त्यौहार है, जाट जनजाति के प्रमुख त्यौहार है लहसर और सुरगेन, ठीक है। तो इसमें इनमें एक प्रथा पाई जाती है, इम्पोर्टेंट है, ओडाला प्रथा। एक प्रथा पाया जाता है ओडाला विवाह प्रथा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ओडाला प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, जाट जनजाति में। अब देखो क्या थी ये ओडाला प्रथा। इसमें क्या है, उड़ाल प्रथा के अनुसार जीवन साथी चुनने वाला युवक युवती के सहमति से रात में उसे उसके घर से भगाकर अपने घर ले आता है, ठीक है। यानी कि लड़का लड़की दोनों मिलते हैं और दोनों की सहमति से रात को जो है लड़का जो है लड़की के घर से लड़की को भगाकर अपने घर में ले आता है। दूसरे दिन क्या होता है, लड़की के घर वाले लड़के के वहाँ जाते हैं और उसको क्या है, मतलब कि पीटते पूटते हैं जो भी है। फिर इन लोगों के बीच में समझौता होता है। तो उसके बाद लड़की के पिता क्या करते हैं, इन दोनों को अपने घर में ले जाते हैं और इन पे टीका लगाते हैं। तो यहाँ से इनकी मतलब कि शादी की जो रस्म होती है वो शुरू हो जाती है, मतलब कि शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और उसके बाद लास्ट में ये क्या करते हैं, जब ये हो जाता है तो लास्ट में एक छंग बोलते हैं यहाँ पे मदिरा। तो जो भी लोग यहाँ पे शामिल होते हैं उनको मदिरा पान करा करके उनकी मतलब कि उनका मनोरंजन किया जाता है इस प्रथा में, ठीक है। याद रखना जौनसार, यह प्रथा जौनसार क्षेत्र में भी प्रचलित थी, जौनसार क्षेत्र में भी प्रचलित थी यह प्रथा। लेकिन जौनसार में ये क्या होता था, जब मेले मूले लगते थे तो वहाँ पे लड़के जो है लड़कियों को भगाकर ले जाते थे। तो हमें याद रखना है ओडाल प्रथा जाट जनजाति में होती है और जौनसार क्षेत्र में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बाघ संरक्षण मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है। आप लोगों को मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना है कि ऐसी वीडियो आपको और आगे दूं या जैसे हमारी सीरीज चल रही वैसे ही उसको चालू रखें। तो धन्यवाद।